नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ताम्रपाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इस कालखंड के परिचय के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का ताम्रपाषाणिक परिदृश्य कैसा रहा है इस विषय पर, जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत, जो ताम्रपाषाण काल का 5वां भाग है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को समझने से पहले हम भारतीय ताम्रपाषाण काल का एक परिदृश्य देख लें मैप के थ्रू और समझने का प्रयास करें। तो ये जो हरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं, ये विशुद्ध ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का क्षेत्र है, जिसको हमने पिछले वीडियोस में आपको बतलाया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है विस्तार से, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें जो पीला वाला क्षेत्र है, जिसमें आप गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ऊपर का उत्तरी भाग, वो हड़प्पा सभ्यता का था। यानी प्रागैतिहासिक काल के पश्चात नवपाषाण काल जब समाप्त हुआ तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमको दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ मिश्रित संस्कृतियां विकसित हुई नवपाषाण काल के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे गैरिक मृदभांड और कॉपर हॉर्ड्स जो कल्चर है वो कैसे अस्तित्व में आया और कैसे BRW पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में फैला। इसके साथ साथ बात करें रेड कलर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, और इसको हमने परिचय के साथ ही आपको समझा दिया था कि ये नवपाषाण से विकसित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी भारत का भी काफी हिस्सा इसमें शामिल है। और आप देखें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पे एक पुरास्थल ताम्रपाषाणिक खोजा गया है नापाचिक के नाम से, जो हमने पहले वीडियो में भी आपको बतला दिया था। तो रेड कलर का जितना हिस्सा है वो नवपाषाण से विकसित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, यानी उनमें नवपाषाण के काल के लक्षण एकदम स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऊपरी हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का है, जिसको नीले रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखें तो नवपाषाण काल में बुर्जहोम और गुफकराल आपने पढ़ा ही होगा। उसके पश्चात इन पुरास्थलों से महापाषाणीय संस्कृतियों का काल दिखलाई पड़ता है, और कुछ समय पश्चात वहां पर हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष दिखलाई पड़ने लगते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाण काल के परिदृश्य को। तो चलिए उसको भी समझने का प्रयास करें। दोआब क्षेत्र में, दोआब का मतलब हो गया गंगा और यमुना का बीच का जो क्षेत्र है दोआब, वहां पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति किस परिदृश्य में थी उसको 4 क्रमों में पहचाना गया। जो ऊपरी हिस्सा है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर उत्तर हड़प्पा चरण आपको दिखलाई पड़ता है। आपने कुछ पुरास्थल पढ़े भी होंगे, जाने भी होंगे, जिसमें मेरठ में आलमगीरपुर है, सहारनपुर में हुलास बड़गांव है। तो ये जो क्षेत्र है वो उत्तर हड़प्पीय चरण का क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो मध्य उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमको नवपाषाण काल के पश्चात OCP या गैरिक मृदभांड संस्कृति दिखलाई पड़ती है। और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में कॉपर हॉर्ड्स कल्चर, जिसको ताम्र संग्रह संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, वो भी लगभग दोनों एक दूसरे के समकालीन ही थे, OCP और ताम्र संग्रह संस्कृतियां। तो ये मध्य क्षेत्र में मिलती हैं उत्तर प्रदेश के। इसके साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है हमारा, यहाँ पर नवपाषाण काल के ही साथ साथ हम BRW मृदभांड की संस्कृति देखते हैं, या कृष्ण लोहित मृदभांड जिसको बोले। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी इस तरह के मृदभांड की परंपरा आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बता दें कि उत्तर हड़प्पा चरण का जो क्षेत्र है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के पश्चात क्रम से पढ़ा देंगे। अभी आपको हम ले चलते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति और कॉपर हॉर्ड संस्कृति के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें गैरिक मृदभांड या OCP संस्कृति की, तो सर्वप्रथम यह संस्कृति प्रकाश में आई थी उत्तर प्रदेश के
बिसौली जो बदायूं जिले में स्थित है, तथा राजापुरम परसू जो आपके बिजनौर जिले में स्थित है। तो राजापुर परसू कह लें या आपके बिसौली, ये जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको गैरिक मृदभांड संस्कृति सर्वप्रथम दिखलाई पड़ी। गैरिक मृदभांड संस्कृति के खोजकर्ता बीबी लाल थे। गैरिक मृदभांड के प्राचीनतम हमको जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको हमने बताया भी था कि राजस्थान के जोधपुरा और नोह नामक पुरा स्थल से मिलते हैं, सबसे प्राचीनतम ओसीपी। गैरिक मृदभांड के सर्वाधिक पुरा स्थल जो है सहारनपुर जिले में पहचाने गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का सबसे पूर्वी पुरा स्थल की अगर हम बात करें तो वो श्रृंगवेरपुर है जो इलाहाबाद के समीप है और काफी ऐतिहासिक पुरा स्थल है। गैरिक मृदभांड संस्कृति से संबंधित अन्य उत्खनित पुरा स्थलों की बात करें जिनमें लाल किला, बहादुराबाद, अंबाखेड़ी, अतरंजी खेड़ा, अहिक्षत्र, सैफई या साईपाई। इसमें बात करें लाल किला की तो ये गैरिक मृदभांड संस्कृति का सबसे बड़ा पुरा स्थल है जो बुलंदशहर में स्थित है। यहां से एक रोचक प्राप्ति हुई है, एक गैरिक मृदभांड पात्र मिला है जिस पर अर्ध प्राकृतिक कुबड़दार वृषभ जिसके सींग घुमावदार बनाए गए हैं वो मिला है लाल किला से। ये याद रखेंगे आप, काफी रोचक है। ओसीपी पर इस तरह का चित्रण कहां से? लाल किला से। अगला तथ्य देखें, उत्तर हड़प्पाकालीन मृदभांडों के साथ गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये सहारनपुर के दो पुरा स्थल हैं, अंबाखेड़ी तथा बड़गांव। यहां पर आप देखें तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तो जो उत्तर हड़प्पीय स्तर है वही मृदभांडों के साथ साथ गैरिक मृदभांड या ओसीपी भी मिलते हैं। तो एक संभावना यह लगाई जाती है कि हो सकता है कि उत्तर हड़प्पीय संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने ही ओसीपी का आगे चल करके प्रचलन किया होगा। गैरिक मृदभांडों के साथ साथ ताम्रनिधियों से संबंधित उपकरण मिला सैफई इटावा से, और इसी आधार पर जो है आगे चल करके बीबी लाल ने इन दोनों को एक ही माना था। सामान्यतः गैरिक मृदभांड संस्कृति की जो कालावधि है वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन अतरंजी खेड़ा, लाल किला तथा झिंझिना जैसे पुरा स्थलों से प्राप्त ओसीपी की जब ताप संदिप्त तिथि विधि निकाली गई तो उससे ओसीपी की जो डेटिंग जा रही थी वो 2650 ईसा पूर्व से लेकर के 1180 ईसा पूर्व के आसपास की जा रही थी। गैरिक मृदभांडों का संबंध ताम्र संस्कृति से जोड़ने का कार्य सर्वप्रथम बीबी लाल महोदय ने ही किया था, और इस बीबी लाल के विचार को खंडित भी किया गया। तो खंडन करने वालों में नाम आता है कृष्णदेव और आरसी गौड़ का। उनका मानना था कि कापर होड्स कल्चर के लोग जो है ओसीपी जैसे मृदभांड नहीं बना पाएंगे, मतलब जिनकी धात्विक तकनीकी इतनी उन्नत हो वो इस तरह के साधारण मृदभांडों का भी प्रचलन करें। ये थोड़ा सा अपने आप में अटपटा लगता है क्योंकि गैरिक मृदभांड एकदम भुरभुरे हैं और उनपे जो है गेरू रंग का लेप किया गया है और चाक निर्मित है, लेकिन हो सकता है कि वो जलवायु के कारण इस तरह के भुरभुरे हों, लेकिन इस तरह के साधारण कोटि के मृदभांडों को बनाने वाली जो संस्कृति हो वो उच्च तकनीकी लेकर के कापर होड्स जैसी जो है उपकरण इत्यादि बना रही हो। तो इस तरह इन्होंने मतलब कृष्णदेव और आरसी गौड़ महोदय ने बीबी लाल के इस मत का खंडन किया। गैरिक मृदभांड संस्कृति से संबंधित 18 प्रकार के बर्तनों की सूची भी इन्होंने ही दी थी, कृष्णदेव और आरसी गौड़ महोदय ने। तो ये याद रखेंगे, काफी इस तरह के प्रश्न अगर पूछ भी दें तो विद्वानों के नाम आप याद रखिए, क्योंकि विचारों में मतभेद हो सकता है, तो किन्होंने किस तरह का विचार दिया ये आपके जानने योग्य है। अब हम बात करते हैं कापर होड्स कल्चर या ताम्र संग्रह संस्कृति की। तो इस प्रकार की संस्कृति सबसे पहले प्रकाश में आई उत्तर प्रदेश के बिठूर नामक पुरा स्थल से, जो कानपुर जिले में स्थित है। द कापर होल्ड कल्चर ऑफ गंगा वैली पुस्तक के लेखक बीबी लाल हैं। ताम्र निधियों का संबंध हड़प्पा सभ्यता के विस्थापित लोगों से जोड़ा स्टुअर्ट पिगट ने। तो अभी हमने आपको कहा कि बीबी लाल ने ओसीपी का संबंध कापर होड्स कल्चर से जोड़ा था, लेकिन स्टुअर्ट पिगट ने इन कॉपर होड्स कल्चर का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता के विस्थापित लोगों से जोड़ा। यानी जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर थी तो जब वहां से लोग, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के कारण या अन्य कारणों से, जब उन क्षेत्रों से वो माइग्रेट होने लगे थे तो वो धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है अर्थात गंगा यमुना का द्वाब, वहां तक वो अपने आप को विस्तारित कर चुके थे। तो उन्होंने ही इस तरह की ताम्र निधियों का जो उपकरण इस तरफ मिलते हैं उनसे संबंध जोड़ा स्टुअर्ट पिगट ने। और इनकी पुस्तक जानते हैं, ये प्रीहिस्टोरिक इंडिया है।
ताम्र संग्रह संस्कृति का केंद्र यही उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र ही माना जाता है, क्योंकि ताम्र संग्रह संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश में ही पहचाने गए हैं। करीब 40 पुरास्थल खोज लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र निधियों से संबंधित अगर पुरास्थलों की बात करें तो परिहर, सरथैली, मानपुर, सैफई, बहादुराबाद जैसे पुरास्थल आते हैं। ताम्र संग्रह संस्कृति का अगर सबसे बड़ा पुरास्थल की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में गुंगेरिया है, जो पनगुड़रिया जिले में स्थित है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कर्नाटक है जहां पर इस तरह की ताम्र निधि उपलब्ध हो पाई है। अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो पाकिस्तान से भी ताम्र निधियों का भंडार प्राप्त हुआ है, शालोजन नामक पुरास्थल से। तो ये कॉपरहोट संस्कृति से जुड़े हुए कुछ पुरास्थल हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कॉपरहोट्स जो कल्चर है उसके प्रमुख उपकरणों के ऊपर। तो देखें, आपके स्क्रीन पर 3 उपकरण हमने दिखलाए हैं। एक दुसिंगी तलवार है जिसको एंटीना स्वार्ड भी कहा जाता है, यानी इसकी जो मूठ है उस पर आप देखें तो 2 सींग लगे हुए हैं। वो एक्चुअली वो जब बनाया गया है तो वो सींग के आकार का हो गया है, तो इसको एंटीना भी इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा उपकरण है हार्पून, जिसको मत्स्य भाला भी बोलते हैं। तो ये भाला ही था, लेकिन इसमें जो है बर्छी जो है कांटे बनाए गए हैं, तो इसको मत्स्य भाला भी कहा गया। और अगला जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी अनूठा उपकरण है, ये मानवाकृति है। ये मानव की आकृति का एक उपकरण है। हालांकि कुछ विद्वान इसको एक औजार के रूप में देखना चाहते हैं और उनका विचार है कि इससे शायद पक्षियों का शिकार किया जाता हो, बूमरैंग जैसा, जैसे उसको हवा में फेंका जाए और फिर उससे पक्षियों का शिकार किया जाए। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका संबंध धार्मिक अनुष्ठानों से रहा होगा, क्योंकि एक पक्षी के शिकार के लिए इस तरह की जो है मेहनत की जाए, इससे बढ़िया तो भाई कुछ और कर लिया जाए। तो बहुत जो विद्वानों का एक सामान्यतः तर्क जाता है वो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ज्यादा जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी देख लें। तो देखें सबसे पहले कि एकमात्र पुरास्थल जहां से चौड़े आकार में मानवाकृति प्राप्त हुई है। तो इस तरह की मानवाकृतियां लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम, लेकिन चौड़ाई में एक ही जगह से मिली है, वो है बिसौली नामक पुरास्थल से। ताम्र मानवाकृतियों से संबंधित जो निर्माण केंद्र के रूप में पहचाना गया पुरास्थल अभी हाल ही में 2001 में खोजा गया था, मदनपुर, जो मुरादाबाद जिले में स्थित है। एकमात्र पुरास्थल है जहां से 31 ताम्र मानवाकृतियों की एक साथ प्राप्ति हुई, और यही कारण है कि मदनपुर को एक निर्माण केंद्र के रूप में पहचाना गया जहां पर इस तरह की मानवाकृतियां बनाई जाती रही होंगी। मदनपुर का उत्खनन कार्य किया था डीवी शर्मा महोदय ने। दोआब क्षेत्र से बाहर, अगर यूपी के बाहर की बात करें तो कल्लूर नामक एक ऐसा पुरास्थल है जहां से श्रृंगिका तलवार मिली है, यानी दुसिंगी तलवार मिली है। कहां से? कल्लूर से। और ये कल्लूर आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक में पड़ता है, रायचूर क्षेत्र में। इसका उत्खनन किया था एम.के. अहमद महोदय ने। हड़प्पा सभ्यता में मानवाकृति प्राप्त हुई है लोथल से। ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इस तरह की मानवाकृति लोथल से मिली है, और लोथल का उत्खनन एस.आर. राव महोदय ने करवाया था। उत्तर हड़प्पा स्तर से तांबे की चादर लगी दुसिंगी तलवार मिली है। ये भी काफी रोचक है। तांबे की चादर लगी हुई दुसिंगी तलवार या एंटीना स्वार्ड मिली है। कहां से? सनौली से। और सनौली का तो भी हाल ही में उत्खनन हो रहा था। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ का उत्खनन डीवी शर्मा महोदय ने ही करवाया था। और सनौली क्यों जाना जाता है ये भी आप जान लें कि उत्तर हड़प्पाकालीन विशाल कब्रिस्तान प्रकाश में आया है। सनौली से करीब 100 से अधिक का यहाँ पे कब्रें खोदी गई हैं। तो अभी अगर हम कॉपरहोट्स कल्चर की बात करें तो उससे संबंधित जो फैक्ट है सनौली से, वो तांबे की चादर लगी दुसिंगी तलवार। तो तांबे की चादर का मतलब ये हो सकता है कि वो खोल में रखी गई तलवार हो। अब युद्ध वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। अब हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो जैसा कि आपने मैप में देखा कि वहां पे BRW कल्चर आपको दिखलाई पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल के अधिकांशतः जो पुरास्थल है वो मध्य गंगा घाटी में ही मिलते हैं। मध्य गंगा घाटी में प्रमुख जो ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है नरहन, इमलीडीह, खैराडीह, भूनाडीह, अगियाबीड़, झूसी और हितापट्टी हैं। एक एक करके इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। नरहन गोरखपुर जिले में स्थित है, घाघरा के बाएं किनारे पर। नरहन के उत्खननकर्ता पुरुषोत्तम सिंह थे। यहाँ से
जो प्राचीनतम मृदभांड मिलते हैं वो श्वेत रंग के चित्रित कृष्णलोहित मृदभांड है, यानी BRW है। BRW में अंदर का जो हिस्सा है वो आपका काले रंग का है, जबकि ऊपरी हिस्सा, अधिकांश हिस्सा आपका लाल रंग का है। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के मृदभांड उल्टे होकर के पकाए जाते होंगे और इस तरह के मृदभांड पर श्वेत रंग का चित्रण मिलता है। तो ये नरहंस है मध्य गंगा घाटी में। टिन मिश्रित तांबे के प्रयोग सहित शिल्पकारों के उच्च धात्विक ज्ञान का प्रमाण हमको नरहंस से ही मिलता है। यहाँ पे सांचे से इस तरह के उपकरण बनाए जाते थे या उन पर जो है चादर वगैरह चढ़ाई जाती थी। नरहंस संस्कृति के लोगों को ताम्रयस्क की आपूर्ति राका खान से होती थी, जो झारखंड के जमशेदपुर जिले में स्थित है। मध्य गंगा घाटी में सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य हमको नरहंस से ही मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारत में सरसों की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमको इसी पुरा स्थल से मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे इसे। मिट्टी के ढेले पर बंसी कांटा और धागे की छाप नरहंस से ही प्राप्त हुई है। और यहाँ यह भी आपको जानना आवश्यक है कि नरहंस से प्राप्त बंसी कांटे का जो धागा था वो रेमी से बनाया जाता था, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वह मेरिया नीविया है। ये एक प्रकार की वनस्पति थी, इसी से धागे बनाए जाते थे जो जल प्रतिरोधक धागे माने जाते थे। नरहंस संस्कृति से संबंधित एक पुरास्थल है इमलीडीह, जो गोरखपुर जिले में ही घगरा की सहायक कुवाना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इमलीडीह के उत्खननकर्ता पुरुषोत्तम सिंह तथा अशोक सिंह हैं। इसी प्रकार मध्य गंगा घाटी में बर्तनों में तांबा गलाने का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको खैराडीह से मिलता है। खैराडीह पूरा स्थल बलिया जिले में है, जो घाघरा नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसको याद रखेंगे। ये बर्तनों में तांबा गलाने का साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है। खैराडीह के उत्खननकर्ता के सिन्हा तथा VP सिंह थे। आद्य ऐतिहासिक काल में काशी तथा प्रयाग के मध्य व्यापारिक नगर था अगियाबीर। अगियाबीर स्थित है मिर्जापुर जिले में गंगा के बाएं किनारे पर। अगियाबीर के उत्खननकर्ता पुरुषोत्तम सिंह तथा अशोक सिंह हैं। किलेबंदी के साक्ष्य वाला मध्य गंगा घाटी का आद्य ऐतिहासिक पुरास्थल अगियाबीर ही है, जिसकी किलेबंदी की गई थी। और न केवल किलेबंदी की गई थी बल्कि यहाँ से वॉच टावर के साक्ष्य मिले हैं, यानी पहरा देने का भी कार्य किया जाता होगा इस क्षेत्र में। जो किलेबंदी का जो साक्ष्य मिला है उससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट था। इसके अतिरिक्त मिट्टी के प्यादा, जो शतरंज वगैरह की तरह जो होता है, तो वैसा प्यादा या गेम्समैन मिला है। फिर मन के बनाने का कारखाना भी काफी महत्वपूर्ण है अगियाबीर से, इसका भी प्रकाश पड़ता है इस पर। फिर बर्तन बनाने की भट्टी भी मिली है इसी पूरा स्थल से। तो आप देखें तो अगियाबीर काफी महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में। अगर पूरे मध्य गंगा घाटी की बात करें तो अगियाबीर एक ऐसा पूरा स्थल है जिसमें काफी महत्वपूर्ण आपको साक्ष्य मिलते हैं। हम आगे बात करते हैं गंगा यमुना के संगम यानी इलाहाबाद की। तो प्राक कृषक संस्कृति के पुरास्थल झूसी और हेतापट्टी हैं, जिसमें ये याद रखेंगे कि जाली युक्त मृदभांड, जिसको कार्ड इम्प्रेशन मृदभांड भी कहते हैं, वो झूसी और हेतापट्टी से ही प्राप्त होते हैं। झूसी का प्राचीन काल में जो नाम था प्रतिष्ठानपुर था, इसी नाम से वो जाना जाता था। यहाँ उत्खनन का कार्य BD मिश्र, जयनपाल और मणिकचंद गुप्त ने किया था। इसी प्रकार हेतापट्टी का भी उत्खनन जयनपाल तथा मणिकचंद गुप्त ने ही किया। तो इस प्रकार हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बलिया और आपके इलाहाबाद, बनारस का जो बीच का क्षेत्र है मिर्जापुर, इन क्षेत्रों में BRW का प्रचलन था। इलाहाबाद के ही समीप श्रृंगबेरपुर पड़ता है, जो हमने आपको बताया कि OCP की सबसे पूर्वी सीमा मानी जाती है। अर्थात इलाहाबाद से जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपरी गंगा घाटी की ओर, तो आप पाएंगे वहां पर OCP, लेकिन आप इलाहाबाद के जब पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको BRW मिलेगा। ये आप याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पर नए हैं तो। आप सभी को इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।